सवाल ये है कि क्या अगर ये तंज है तो इस तंज के पीछे क्या यूएस है, या फिर अगर दोस्ती की बात करवाने वाला या शांति समाधान की बात करवाने वाला भी क्या यूएस है? यूक्रेन क्या अपनी जुबान से बोल रहा है, या अब सिर्फ बोल है उसके शब्द यूएस के हैं? देखिए, अमेरिका एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता। और जब से ब्रिक्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है उस पे देखिए पूरे विश्व की नजरें थी। और कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा था कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से रशिया के खेमे में जा रहा है। तो जो आप बात बोल रहे हैं इसकी एक संभावनाएं बनती हैं। जेलेंस्की देखिए अपना माइंड बोलते तब है जब अमेरिका उनको कोक्स करता है। और आज की डेट में जिस तरीके की वो भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, वो एक विक्टिम कार्ड पे प्ले कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कि हम विक्टिम है और रशिया एग्रेसर है। और रशिया अग्रेसर है तो विश्व को उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। और जो यूक्रेन या उनकी बात नहीं मानता है जेलेंस्की की, वो उनके लिए उनकी नजरों से गिर जाता है। वो तमाम तरीके के कटाक्ष करते हैं, तमाम तरीके के बयान देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने जो हिंदुस्तान पे अपना फेथ इंपोज किया है, ये वस्तु स्थिति है। हिंदुस्तान ने हमेशा ही अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो किया है इंडिपेंडेंस के बाद से, चाहे नॉन अलाइंड मूवमेंट हो, चाहे आज का हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो। हम ना तो अमेरिका की लाइन टो करते हैं, ना ही रशिया के ब्लाइंड फोल्डेड सपोर्ट में जाते हैं। हमने हमेशा से डायलॉग और डिप्लोमेसी को महत्व दिया है और इसका इंपॉर्टेंस जेलेंस्की ने समझा है। जेलेंस्की ने कहा कि आप कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं लेकिन आप इसको ग्राउंड पे भी चरितार्थ करें। आप ग्राउंड पे भी एक पीस का रोड मैप लाके दें जिसको कि यूक्रेन और रशिया दोनों माने, ये उन्होंने कहा। लेकिन तमाम ऐसी बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही हैं, कहीं ना कहीं वो दिखलाता है कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से और यूक्रेन का फेवर करे, जो कि संभव होता हुआ नहीं दिख रहा। उन्होंने अपने 1000 बच्चों के रिलीज की बात की। उन्होंने बोला है कि उनको जो इनविटेशन नाटो का मिले, वो जानते हैं कि युद्ध के समय में उनका नाटो में शामिल होना मुश्किल है, लेकिन इनविटेशन टू नाटो अगर मिलता है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट होगा। इस तरीके से वो चाहते कि जो भी एक्शन हो कॉन्क्रीट हो, ग्राउंड पे हो, नहीं तो ये सिर्फ बयानों में बदल के रह जाता है। और आज की डेट में हो क्या रहा है, यूक्रेन ने अपने 4 महत्वपूर्ण स्टेट खो दिए हैं। 2014 में तो उसने क्या क्रीमिया लॉस किया, उसके बाद क्या ये बयान जेलेंस्की के बयान ये भी बताते हैं कि उन्हें लग रहा है कि पुतिन से अगर कुछ मनवाया जा सकता है, जो आपने बातें कही नाटो में शामिल होने की बात, या फिर बच्चों को छोड़ने की बात, या जो कब्जा किया गया इलाका है अगर वो छोड़ने की बात हो, तो पुतिन से अगर कोई बात मनवा सकता है तो वो मोदी हैं? जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की बैट देखे यूरोपियन नेशन में भी है, रशिया भी सुनता है। और रशिया ने जिस तरीके से ब्रिक्स में देखिए जो कंडक्ट किया और जिस तरीके से इंपॉर्टेंस दिया हमारे प्रधानमंत्री को और हिंदुस्तान के आउटलुक को, वो काबिले तारीफ है। और उसी के देखिए तहत आज की डेट में डोकलाम और डेप्सोंग और डेमचौक में जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ, तो एक बहुत बड़ा एक रोल तो हिंदुस्तान प्ले करता ही है। और हिंदुस्तान और रशिया के रिश्ते देखिए बहुत पुराने हैं, आज के नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंस तो रशिया जरूर हिंदुस्तान को देता है। और जेलेंस्की ने होप दिखाई है, अगर ये होप गलत भी नहीं है, मैं इसको पूरी तरीके से गलत नहीं मानता हूं। हिंदुस्तान एक अहम रोल प्ले करता है, हिंदुस्तान की विश्व में एक साख है, चाहे वो नॉर्थ साउथ हो, चाहे ईस्ट वेस्ट का डिवीजन हो। हिंदुस्तान ने हमेशा से ही ग्लोबल साउथ की बात की है, जो जी। हैव्स एंड हैव नॉट्स के डिफरेंस को मिटाने की बात की है। इसी वजह से हिंदुस्तान का देखिए आज में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी नहीं काउंसिल तो में लेकिन भी लेकिन लेकिन अपने निपुण जी कह रहे हैं कि ये तंज है, ये इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, गंभीरता नहीं है। देखिए, इसको आप किस तरीके किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप इसको तंज के रूप में देखेंगे तो मेरा मानना है कि जब ये जेलेंस्की साहब इस तरीके का स्टेटमेंट पहले भी दे चुके हैं। उन्होंने जो स्विट्जरलैंड में जो पीस अकॉर्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी हिंदुस्तान को बोला था कि आप सिग्नेटरी बनिए। अगर थर्ड पीस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में होना है तो आपको इसका सिग्नेटरी बनना पड़ेगा। हिंदुस्तान नहीं बना था, तो उस समय भी उन्होंने इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट दिए थे हिंदुस्तान के बरखिलाफ। और उसके बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की यूक्रेन में विजिट भी हुई थी। तो मेरा मानना है कि एक होप तो वो है। अब तंज ठीक है। किस एक्सटेंट तक आप इसको मानते हैं, मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। एक उन्होंने बोला कि आप पीस की बात करते हैं लेकिन एक रोड मैप भी दीजिए, साथ में तमाम तरीके की होप देखिए हिंदुस्तान से मतलब वो उन्होंने चाह रहे जोड़ा हैं कि हुआ है। भारत समाधान निकाले, भारत से अपील, इस अपील को गंभीरता से लेने की जरूरत है निपुण जी, भारत को भी। देखिए, मैं वही बात कह रहा था
आप जो हम जब आईआर को देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को जब हम देखते हैं, तो बहुत सारी घटनाओं के हम सीक्वेंस को देखते हैं कि घटनाएं कैसे जुड़ी, और उनसे हम लोग मायने निकालते हैं। उनकी जो भाषा थी बात करने की, उनकी जो पूरी शैली थी बात करने की, उससे पहले घटनाक्रम देखिए। कनाडा का विवाद, यूएसए का विवाद, फिर ब्रिक्स का समिट होना, ब्रिक्स की समिट में चीन के साथ हमारा समझौता होना, ये सब बातें जो हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका और अमेरिका का जो पूरा एक लेड ग्रुप जो है, वो कहीं ना कहीं इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। मैं एक छोटी सी बात, उन्होंने जब पीएम मोदी मिलकर आए, यूक्रेन में जेलेंस्की से मिलकर आए, मिलने के बाद उनसे पूछा तो उन्होंने सिंपल एक बात कही कि भारत अगर रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे तो रशिया को, पुतिन को उसकी औकात दिखा दी जाएगी। ये बात उन्होंने मीटिंग के एकदम बात कही। और मैं ये कह रहा हूं कि आप पीस की बात कर रहे हो, पीस की बात करते समय आप 10 दिन पहले विक्ट्री प्लान ले लेके घूम रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, नाटो के सामने जा रहे हैं, ईयू के सामने जा रहे हैं, अपनी पार्लियामेंट में दिखा रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है कि आप खुद पीस के लिए क्या है? और अभी जो ये बातें हो रही हैं, देखिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर मैं चुनाव जीत गया तो मैं जीतते क्या करूंगा, सारा फंड क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। अपने आप जो ये नोटंकी हो रही है यूक्रेन के अंदर खत्म हो जाएगी। आप एक बात समझिए, अभी यूक्रेन के अंदर जो वॉर हो रहा है, इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? जितनी अमेरिकन कंपनीज हैं, अमेरिका ऐसे फंड नहीं कर रहा है यूक्रेन को। सारी जो अमेरिका आपका यूक्रेन के जो भी रिसोर्सेज हैं, उन सबको अमेरिका की कंपनियों के द्वारा ले लिया गया है। उसके बदले उसको फंड मिल रहा है यूक्रेन को। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बनते ही मैं क्या करूंगा, फंडिंग ब्लॉक कर दूंगा। और डोनबास रीजन, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, डोनबास रीजन में इस समय रशिया एज ले रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, भारत को आप कह रहे हैं कि आप ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए, वेपर खरीदना बंद कर दीजिए। आप देखिए फ्रांस की बात कीजिए, जर्मनी की बात कीजिए, यूके की बात कीजिए, ये हैवी कॉस्टली एनर्जी पे ले रहे हैं, यानी कि आपका एनर्जी जो परचेज कर रहे हैं नहीं नहीं, बहुत हैवी कॉस्ट पे ले रहे हैं। ये निपुण जी, क्या ये यूक्रेन का सरेंडर या फिर नाटो का सरेंडर भी कहें हम, क्योंकि अब वो चाह रहे हैं कि भाई अब हो गया, अब इसमें किसी भी तरीके से हम इस युद्ध को रुकवा जाए, अब हो गया, इसको ज्यादा लंबा खींच नहीं सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही बात की। देखिए मैं इस बात को बहुत ही शॉर्ट में बोलता हूँ। हमेशा कहा जाता है कि देखिए रशिया का जो साइज है और यूक्रेन का जो साइज है, इज अ वेरी स्मॉलर देन द रशिया साइज। रशिया के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी छोटा है, बहुत छोटा है। तो इस प्रकार छोटा जो कंट्री होता है, जो बफर स्टेट होता है, वो अपनी सॉवरेनिटी को, सिक्योरिटी को प्रिजर्व नहीं कर सकता, और वो इस प्रकार से अपनी मिलिट्री को इतना इक्विपमेंट भी नहीं दे सकता। ये सारे देश आप देखिए, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, चाइना हो, इन सब ने 2008 में यूक्रेन को, यूक्रेन के अलावा कजाकिस्तान को, इन सारे कंट्रीज को इनके न्यूक्लियर वेपन से हटवाए थे। और क्या इनको कमिटमेंट कहा था? इनको कमिटमेंट करके ये कहा था कि हम आपकी सिक्योरिटी का आपको आश्वासन देते हैं। बट इंटरनेशनल रिलेशन में गारंटी कभी नहीं होती है। गारंटी को हम इम्पिटी मान के चलते हैं। ठीक है। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को, यानी कि जो उनका अल्टरनेशनल इंटरेस्ट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब यूक्रेन की वॉर में उलझकर अमेरिका को मिल क्या रहा है? जितनी कंपनियों का कंट्रोल करना था वो कर चुका है। आगे इसको जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं नाटो नाटो में, तो देखिए नाटो में शामिल नहीं होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हमको न्यूक्लियर वेपन बनाने की परमिशन दीजिए, ये भी अमेरिका देने वाला नहीं है, नाटो अलायंस देने वाला नहीं है, ना नाटो का पार्ट। क्योंकि नाटो जैसे आश्वासन देता है, दैट्स मीन इज बिकम ए थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये एकदम थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो दोनों ही जो बात तो जेलेंस्की कर रहे हैं, ये दोनों कुल बात मिलाकर नाटो के चढ़ाने पर चढ़ तो गए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, लेकिन ये अपना नुकसान करवा पाए, और नुकसान करवा लिया तो अब इन्हें लग रहा है कि साहब मोदी जी बचा लें, है ना? तो मोदी जी बचाएंगे कैसे? अब मैं शरदेंदु जी, सवाल यही है कि भारत को रिएक्ट कैसे करना चाहिए इस बयान पर? देखिए, हिंदुस्तान अपना तटस्थ रहता है इस तरीके के मुद्दों पे। जहां तक उनके बयान का सवाल है, इसके विषय में सोचा जा सकता है। उनकी देखिए समस्या क्या है आज की डेट में यूक्रेन की। यूक्रेन घबराया हुआ है, जेलेंस्की इसलिए घबराए हुए हैं कि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है, और इलेक्शन में अगर कहीं ट्रंप की सरकार आती है तो उस कंट्री का क्या होगा जो पिछले 2.5 साल से युद्ध में लड़ रहा है। पूरी तबाही मची है। इसलिए वो विश्व में घूम रहे हैं, और आज की डेट में हिंदुस्तान की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। अभी तक आप 2.5 साल से आपने ये चीजें नहीं प्रपोजल रखा। अब जी। उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान उनका रेस्क्यू कर सकता है, और राइटली सो। अगर उनका कॉज जस्ट और 2.5 साल से युद्ध चल रहा है तो हिंदुस्तान उसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। अमेरिका अमेरिका देखिए, उसका सपोर्ट बना रहेगा यूक्रेन में, नहीं बना रहेगा, ये इलेक्शन के आउटकम पे डिपेंड करता है। जेलेंस्की के बिहेवियर से नाटो के भी बहुत सारे कंट्री, यूरोपियन कंट्री भी उनसे
उनसे नाराज है। नाराज इन द सेंस कि उनकी भाषा कुछ ऐसी है, ऐसा लगता है कि वो अगर या तो उनके फेवर में बात करें, नहीं फेवर में बात करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्त फैन सिटर जो अपना न्यूट्रल व्यू रखते हैं वो कहते हैं कि अगर आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया तो आप रशिया के साथ हैं। तो इस तरीके के भाषा वो उपयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका होप तो हिंदुस्तान की तरफ है। हिंदुस्तान की उन्होंने और तारीफ की, पीएम इतना मोदी बड़ा के खिलाफ गणतंत्र भी है, इतनी तल्ख बड़ी टिप्पणी की अर्थव्यवस्था थी। है। पीएम मोदी के खिलाफ भी तल्ख टिप्पणी की थी जब रूस दौरे पर गए थे। हालांकि ये अलग बात है कि जब यूक्रेन दौरे पर गए तो फिर शांत हुए, लेकिन उस दौरे के तुरंत बाद जैसा कि निपुण जी कह रहे हैं कि भाई तेल खरीदना बंद कर दे भारत, तो इस तरह के बयान, हल्के बयान देते हैं, लेकिन जरूर अभी इस बयान में एक लाचारगी दिख रही है, लाचारी दिख रही है कि साहब हमें बचा लीजिए, अब तो और भी इलाके पता चला और भी हम रूस कब्जा कर लेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आते हैं हम आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर, और ये ब्रेकिंग न्यूज। नाटो ने बड़ा दावा किया है, नाटो का बड़ा दावा। रूस यूक्रेन जंग जो 2.5 साल से चल रहा है, नाटो महासचिव मार्क रूट ने बड़ा दावा किया है, और दावा यह है कि जंग में रूस का दोस्त उत्तर कोरिया भी कूदा है। युद्ध में अब उत्तर कोरिया भी शामिल हो गया है। ये बड़ी खबर और बड़ा दावा नाटो ने किया है, और उत्तर कोरिया ने 10,000 सैनिक भेजे हैं यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को का साथ देने के लिए। रूस की कुर्स्क सीमा में तैनात की गई है सैनिक। रूस यूक्रेन युद्ध में क्या किम जोंग उन की एंट्री हो गई है, ये नाटो ने बड़ा दावा। और इस बड़े दावे से बड़ा सवाल कि नाटो महासचिव मार्क रूट ने यह बड़ा दावा किया है कि उत्तर कोरिया भी कूद गया है। किम जोंग उन जो सुर्खियों में हमेशा रहते हैं, 10,000 सैनिक रूस में भेजा है यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को का साथ देंगे सैनिक। रूस की कुर्स्क सीमा में तैनात उत्तर कोरियाई सैनिक। निपुण जी जल्दी से रिएक्शन, किम जोंग उन के शामिल होने का मतलब क्या? हाँ, देखिए, नॉर्थ कोरिया के सोल्जर पहले ही जा चुके थे, बहुत सारे इंडिपेंडेंट मीडिया ने इसको घोषित किया था, लेकिन अभी जो बात आई है ऑफिशियली बात नाटो ने मान ली है, और तकरीबन 12,000 का नंबर बताया जा रहा है। अब नॉर्थ कोरिया का वहां पहुंच जाना, इसका मतलब क्या होगा कि यूक्रेन के पक्ष में अब कोई ना कोई देश यूरोप का खड़ा हो तो दिखाई देगा। और अगर इस प्रकार से इसके अंदर और देश जुड़ते चले जाएंगे इस वॉर के अंदर, तो डेफिनेटली फिर ये आपका वर्ल्ड वॉर का शक्ल ले सकता है। तो नॉर्थ कोरिया का जाना, हालांकि देखिए नॉर्थ कोरिया इतना बड़ा देश नहीं है, लेकिन आपने देखा वो नॉर्थ कोरिया की जो फोर्स आर्मी है वो दुनिया की काफी बड़ी है, दूसरे तीसरे नंबर की आर्मी है। रीजन, क्योंकि वहां पर कंपलसरी है 3 साल उनकी आर्मी में सर्व करना, और यूथ आर्मी उनको मिल जाती है। और आप जानते हैं कि यूक्रेन हो या रशिया हो, दोनों ही मैन पावर से, खासतौर से मिलिट्री मैन पावर से जूझ रहे हैं। और आपने ये भी खबर सुनी होगी कि भारत के कई लोगों को उन्होंने वहां पर लाके फोर्स में लगाया। जब भारत मोदी जी गए तो उनको हम वापस लेकर आए कि भाई इनको छोड़ो, जबरदस्ती आप इनको शामिल मत करो। ठीक है, लास्ट सर 60 सेकेंड, शरदेंदु जी इसका रिएक्शन क्या होगा, और क्या ये एक बड़ी वजह है जेलेंस्की के इस बयान के पीछे कि अब उत्तर कोरिया भी शामिल हो गया, अब तो कोई बचाने से रहा? देखिए, जेलेंस्की साहब का जो स्टेटमेंट है वो नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स से अफेक्टेड नहीं है। नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स अगर रशिया में आए हैं, ये उनके लिए एक फैसिलिटेटर है कि वो नाटो के बाकी कंट्रीज को अपने फेवर में मोबिलाइज करें और वहां से ज्यादा आर्म्स एम्यूनिशन की डिमांड करके सहायता लें, और साथ में उनको इनवाइट करें कि अपनी धरती से लॉन्ग रेंज वेपन, लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट द्वारा रशिया पे स्ट्राइक करें। जेलेंस्की का देखिए पहले दिन से ही मकसद रहा है कि युद्ध में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाए। इसी के तहत वो तमाम नाटो कंट्री का और अमेरिका का दौरा करते हैं, तो वो इस चीज का फायदा उठाना चाहेंगे अपने फेवर में, जिससे कि यूक्रेन के साथ साथ नाटो के जो बाकी नेबरिंग कंट्री जैसे हंगरी, पोलैंड, लिथुआनिया और फिनलैंड, ये इनकी भी एंट्री इसमें हो, जैसे कि एक वाइडर फ्रंट बने, रशिया के रिसोर्सेज पीटर आउट हो और उनके ऊपर नाटो मिलकर हमला करके रशिया का डिस्ट्रक्शन कर सके। तो इस तरीके की वो शायद परिकल्पना कर रहे हैं, और साथ में अपना एक रोल उन्होंने प्ले किया हुआ। रशिया उनकी सबसे बड़ी आज की डेट में समस्या, वो उनके पास आज की डेट में हथियार और मैन पावर नहीं है लड़ने के लिए। तो यही वजह है कि अब वो कह रहे हैं पीएम मोदी से कि भाई आप आइए, जंग रुकवाइए और शांति जो समझौता है वो करवाइए, समिट नई दिल्ली में करवाइए। देखना होगा कि अब आगे रूस का रुख क्या होता है, रूस के रुख पर भी बहुत कुछ निर्भर है। बहुत शुक्रिया शरदेंदु जी, और बहुत शुक्रिया निपुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।